नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दर्शी टेक चैनल। और मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं दर्शी टेक के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नया सब्जेक्ट, दैट इज़ इरिगेशन इंजीनियरिंग। जब मैं बात करूंगा इरिगेशन इंजीनियरिंग की, तो इसमें मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक से क्लियर करूंगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए, इरिगेशन को अगर आप देखें तो वेटेज के अकॉर्डिंग तो वेरी बहुत करता है। जैसे कि अभी लास्ट ईयर आप देखें, जो इस साल जेई हुआ, एसएससी जेई, इससे पिछली बार भी, तो इसका वेटेज 8-9 नंबर का हो जा रहा है। लेकिन प्रीवियस ईयर को देखते हुए 3 से 4 नंबर में था। और एई एग्जाम्स में अगर हम बात करें मार्क्स की, तो जेई में देखिए, ये आप ये मानिए कि 5+ क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव में आने हैं, और एई में इसके 10+ क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ये है आपके किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। ये इसका वेटेज है। मतलब पता होना चाहिए सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ कितना रहे। आप मान लो एक ही सब्जेक्ट में पूरा टाइम निकाल दे रहे हो, एग्जाम में 100 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको वेटेज पता होना चाहिए कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जब मेंस की बात करते हैं हम लोग, तो मेंस में देखिए एसएससी जेई में इरिगेशन से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता है जैकेट 15 से 20 नंबर में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेसी थ्योरी कैनेडी पे मिलेगा आपको, है ना। एफिशिएंसीज ऑफ इरिगेशन में थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मेंस के लिए ये आपका है एक वेटेज, ठीक है। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो हम पढ़ेंगे क्या इसमें? इरिगेशन को एग्रीकल्चर वाले ही पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता है, बट वहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ते हैं पूरा। हम यहाँ पढ़ेंगे कि इरिगेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे डिस्चार्ज का। आप जब नहर बांध बनाएंगे, इसको कैनाल का, डैम का डिजाइन करेंगे आप, तो कैसे उसमें कैलकुलेशन निकालेंगे आप। बाढ़ अगर आती है, फ्लड रूटिंग कैसे करेंगे आप। नदी में अगर बांध बन रहा है तो नदी को आप रिवर ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तो टेक्निकल इंजीनियरिंग टर्म्स में आप इसमें स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा, जो उसका कॉन्सेप्ट है, इरिगेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर किसी भी देश में या किसी भी जगह पर रेनफॉल प्रॉपरली टाइम पे हो रही है तो इरिगेशन का कोई नीड ही नहीं होता है, ठीक है ना। अगर रेनफॉल प्रॉपर है, अगर रेनफॉल मतलब बारिश की बात करें, अगर प्रॉपर रेगुलर है, रेगुलर इंटरवल में हो रही है, जितने में उसको फसल को चाहिए होता पानी, अगर रेनफॉल से मिल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, इरिगेशन की नीड ही नहीं पड़ती हमको, क्योंकि सारा पानी है बारिश से मिल जाता है ना। बट इंडिया में क्या है कि बता चुका हूं पहले भी, मैं सॉइल में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, कि इंडिया में रेनफॉल कैसी है। इंडिया में रेनफॉल इरेगुलर है, मतलब कि कब होगी पता नहीं होगा, और अनसर्टेन भी है, मतलब कि अनिश्चित भी है, कितनी होगी ये भी नहीं पता, कब होगी कितनी होगी। तो इसके आधार पर कोई किसान नहीं बैठ सकता कि भाई ऊपर से पानी बरसेगा तो हम अपनी फसल को बोएंगे, नहीं बरसेगा तो नहीं बोएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इरिगेशन का यूज करते हैं, और इरिगेशन की परिभाषा यही शुरू होती है कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड मतलब कि खेतों को पानी देना ही क्या है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या है? खेतों को पानी देना। बट जब मैं डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन की बात करूंगा, तो मैं आपको प्रॉपरली एक एक टर्म को समझाऊंगा, क्योंकि इसी डेफिनेशन से ही सब कुछ निकल के आता है। तो मैंने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड, पानी देना। लेकिन पानी आप खेतों में दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो रेनफॉल के थ्रू, पहला, और रेनफॉल के थ्रू अगर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं खेत को, तो ये क्या होगा? नेचुरल। क्या होगा? नेचुरल वे होगा। प्रकृति ने पानी दिया है खेत को, आपने कुछ नहीं किया, पानी बरसा, खेत की जो क्रॉप्स, जो फसलें हैं, उनकी नीड फुलफिल हो गई, उनकी जरूरत को पूरा हो गया, तो ये नेचुरल तरीका है। लेकिन जब हम बात करते हैं इरिगेशन की, तो इरिगेशन में एक वर्ड यूज करते हैं, आर्टिफिशियल। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तौर पर पानी को खेतों में देना। तो आर्टिफिशियल मतलब होता है कि आप नहर के थ्रू पानी प्रोवाइड कर दें, रिवर के थ्रू पानी प्रोवाइड कर दें, पॉन्ड मतलब तालाबों के थ्रू पानी प्रोवाइड कर दें, है ना, वेल मतलब कुआं, प्लस हैंडपंप के थ्रू पानी प्रोवाइड कर दें। तो डेफिनेशन जो है इरिगेशन की वो ये है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर। अगर आर्टिफिशियल वर्ड यूज नहीं किया गया है तो वो इरिगेशन नहीं है। फिर इट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर, किसको देना है? खेतों को। तो टू द क्रॉप या फील्ड, या खेत कह सकते हैं, टू द क्रॉप और फील्ड एट
रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं कि पानी आपने एक बार दे दिया तो हो गया, आपको रेगुलर निश्चित अंतराल पर आपको पानी देना पड़ेगा जब फसल को पानी चाहिए हो। रेगुलर इंटरवल भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको नीडेड, जब उसको जरूरत हो, नीडेड इंटरवल। तो अब पानी कब तक देंगे आप? नीडेड इंटरवल थ्रू आउट द बेस पीरियड, ठीक है ना। तो फसल, कोई फसल आपने चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना या फिर सोयाबीन जो भी बोया है, उसके जो बेस पीरियड है, उसके बेस पीरियड पर आपको रेगुलर इंटरवल पर आर्टिफिशियल तौर पर पानी देना, फसल को ही इरिगेशन कहा जाता है ना। अब देखिए यहाँ जो टर्म आए हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि क्या है बेस पीरियड, ठीक है, क्या है रेगुलर इंटरवल, क्या है आर्टिफिशियल, है ना। तो आपने देखा आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम तौर पर। आप कृत्रिम तौर पर पानी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? कैनाल, रिवर, पॉन्ड और वेल और हैंडपंप से, ठीक है ना। खेतों में पानी दे रहे हैं आप। अब देखिए यहां बात करता हूं आपको, जो डेफिनेशन में जो वर्ड आए हैं कि व्हाट इज बेस पीरियड, व्हाट इज रेगुलर इंटरवल, इसको समझाता हूं आपको। अगर ये चीज क्लियर होती है तो आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो क्लियर होगा। अगर स्टार्टिंग ही किसी को समझ में ना आए तो वो पूरी किताब क्या पढ़ेगा, या पूरा लेक्चर क्या देखेगा, या फिर वो इरिगेशन को क्यों पढ़ेगा। देखिए आप कई तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पूरा एकदम डीप नॉलेज लें। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा मेंस लगा लेते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लो तो मुझे लगता नहीं कि उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, देन आफ्टर मूव कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। यहां पर नया टर्म आया था डेफिनेशन में, दैट इज बेस पीरियड। अब समझिए बेस पीरियड को। जब इंसान, जो किसान है आपका, है ना, जब किसान खेत में फसल बोता है तो खेत की कंडीशन कैसी होती है? स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, ये एक खेत है आपका, ये आपका खेत है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जमीन सूखी होती है, अगर पानी नहीं बरसा है तभी इरिगेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। पानी नहीं बरसा तभी सिंचाई करनी पड़ती है। अगर पानी बरस गया हो तो हम इरिगेशन क्यों करेंगे नहीं, किसान को बेनिफिट होता है पानी बरस जाए तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सॉइल कैसी होती है? ड्राई होती है, ड्राई सॉइल सूखी होती है, और हम मानते हैं कि एस की वैल्यू 0 होती है। जो ये एस होता है ये सॉइल में कहलाता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, कि पानी की मात्रा कितनी है पूरे इसके एरिया में, खेत के एरिया में, ठीक है ना। तो पानी कितना है, जैसे कि एरिया ऑफ फील्ड, है ना, और इसमें अगर आप डेप्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में, खेत के वॉल्यूम में पानी कितना है, ये होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो स्टार्टिंग में सॉइल क्या होती है? सूखी होती है। तो किसान क्या करता है कि सूखी हुई सॉइल पे कभी भी क्रॉप, फसल नहीं उग सकती, है ना। आपको पता है सूखी सॉइल में नहीं होगा। तो क्रॉप के लिए 2 बेसिक कंडीशन जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्रॉप आपकी हो, फसल हो, तो 2 कंडीशन जरूरी है कि सॉइल आपकी हमेशा 0 से 1 के बीच में हो, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन ना 0 हो ना ही 1 हो, मतलब पानी, नमी होनी चाहिए उसमें। दूसरी कंडीशन क्या है कि बेसिक नेचर की होनी चाहिए, मतलब कि क्षारीय नेचर की मिट्टी होनी चाहिए। अम्लीय मिट्टी में कभी भी खास उपज नहीं होती, बंजर भूमि होती है। तो 2 कंडीशन है। तो स्टार्टिंग में सॉइल कैसी है? 0। किसान चाहता है कि इस खेत में पानी, इस खेत में फसल बोए, लेकिन वो हो नहीं पाएगी। तो किसान क्या करता है कि स्टार्टिंग में, मतलब देखिए 2 वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, कि एक करेंगे सोइंग, मतलब होता है बोना। सोइंग मतलब क्या होता है? बोना। और हार्वेस्टिंग मतलब होता है काटना। फसल को काटना कहलाता है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर यूज करते हैं। और सोइंग मतलब होता है बोना। तो किसान बीज बोने के पहले इस मिट्टी को थोड़ा गीला करेगा और यहां पर पानी देगा। पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? वाटरिंग। तो किसान जब बीज बोने के पहले, मतलब कि बिफोर सोइंग की बात हो रही है, बीज बोने के पहले जो वाटरिंग करता है किसान, उसे बोलते हैं पलेयो इरिगेशन। क्या बोलते हैं? पलेयो इरिगेशन।
पलेयो वर्ड जनरली किस घरों में यूज होता है, मतलब किसान यूज करते हैं, पलेयो करने जा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब खेत को पानी देने जा रहे हैं और खेत में थोड़ा सा नमी देने जा रहे हैं, तो पलेयो इरिगेशन। बिफोर सोइंग जब भी कोई वर्ड यूज करेंगे वाटरिंग का तो उसे बोलते हैं हम लोग पलेयो इरिगेशन। अब पलेयो इरिगेशन के बाद इस खेत की जो वैल्यू है एस की वो 0 से ज्यादा होगा और 1 के बीच में कम हो गए। अब यहाँ बीज बो सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे टाइम के साथ एक लाइन खींच रहा हूं यहाँ पर कि मानिए किसान ने यहाँ बीज बो दिया, यहाँ बीज बोया तो इसे बोलते हैं हम लोग सोइंग टाइम, बीज बो दिया, ठीक है। इसके पहले जो यहाँ पर वाटरिंग हुई है इसे आपने क्या बोल दिया, पलेयो इरिगेशन। बीज बोने के बाद जब फसल काटी जा रही है, ये पॉइंट पे क्या हमने लिखा मैंने, हार्वेस्टिंग, यहाँ पर फसल काटी जा रही है। जनरली 120 दिन से लेके 130 दिन का टाइम पीरियड होता है, जैसे गेहूं के लिए, मक्का के लिए, ज्वार के लिए, सोयाबीन के लिए, चना के लिए। तो टाइम कितना होता है 120 दिन से 130 दिन का, कब बोने से लेके काटने तक का। इसी टाइम को बोलते हैं बेस पीरियड। क्या बोलते हैं, बेस पीरियड, ठीक है। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉप पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रॉप पीरियड। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है डियर, जब आपने बीज बोया और जब फसल काटी गई वो टोटल टाइम क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो किसान ने पानी यहाँ दिया, बीज बो दिया, फिर कुछ फसल कुछ सेंटीमीटर की होगी, फिर यहाँ पानी देगा, इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट वाटरिंग। भाई जब आप बीज बोएंगे तो कुछ छोटा सा पौधा, कुछ सेंटीमीटर का, फ्यू सेंटीमीटर का पौधा निकल के आएगा, यहाँ फिर पानी देंगे हम लोग। ऐसे आप कई बार पानी दोगे यहाँ पर तो फसल बड़ी हो रही होगी, आपकी फसल और बड़ी हो रही होगी, और फाइनली आप काटने से पहले, फसल को काटने के पहले पानी देना बंद कर देते हैं, है ना। तो ये कहलाती है लास्ट वाटरिंग। क्या कहलाती है आपकी, लास्ट वाटरिंग। तो जब आपने बीज बोया और जो आखिरी पानी दिया है उसी को बोलते हैं बेस पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग, बेस पीरियड। समझना मेरी बात, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड के बीच में ज्यादा टाइम इंटरवल नहीं होता है, वो जो है वो मैक्सिमम 15 से 20 दिन का होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्रॉप पीरियड जो है वो बड़ा होता है बेस पीरियड से, ठीक है। और यहां सिर्फ इरिगेशन में बात किसकी हो रही, पानी की, एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो जितना पानी की बात हो रही है वहीं तक हम काउंट करते हैं। इसलिए डिजाइन ऑफ डैम, जब डैम बनाएंगे आप, कैनाल बनाएंगे आप, तो किसकी बात करेंगे आप, तो आप बात करेंगे बेस पीरियड की, ना कि क्रॉप पीरियड की, ठीक है, क्योंकि बेस पीरियड में ही पानी की बात हो रही है। तो आपने देखा जब बीज बोया उसके बाद जो आखिरी पानी दिया गया है फसल को, उस टाइम को बोलते हैं बेस पीरियड। बीज बोया और जब फसल काटी गई है, यहाँ जब फसल काटी जा रही है, यहाँ पर कटिंग हो रही है, इसको बोलेंगे आप लोग क्रॉप पीरियड। ओके, तो बेस पीरियड क्लियर है। साथ में और भी समझाता हूं मैं आपको इसमें कि देखिए कि जब आपने बीज बोने के बाद फसल जो है कुछ सेंटीमीटर की होती है तो वहां पर हम पानी फिर से देते हैं, है ना, क्योंकि जमीन के ऊपर वो निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर खुद फिर पानी देते हैं। तो जो फर्स्ट वाटरिंग करते हैं जब प्लांट कुछ सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना, फर्स्ट वाटरिंग व्हेन प्लांट इज इन फ्यू सेंटीमीटर, मतलब कुछ छोटा सा जो ऊपर निकल के आता है, फ्यू सेंटीमीटर। तो जब आप पानी दे रहे हैं यहां पर, जब प्लांट कुछ सेंटीमीटर का है, उसे कहते हैं कोर वाटरिंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इज नॉन एज KOR, कोर वाटरिंग। ये बहुत पूछा गया कोर वाटरिंग क्या होती है, तो आपको एक टर्म याद रखना है, फ्यू सेंटीमीटर। जब फसल फ्यू सेंटीमीटर की होती है उस टाइम जो पानी आप देते हैं वो पानी कहलाता है कोर वाटरिंग, ठीक है। इसी में ही ऑब्जेक्टिव आता है साथ में आपके कोर पीरियड। अभी कोर पीरियड क्या होगा भाई, बेस पीरियड तो पता चल गया आपको, बोने के बाद आखिरी पानी, बोने के बाद फसल काटना, क्रॉप पीरियड। तो कोर पीरियड क्या है, तो बेस पीरियड का वो हिस्सा जब प्लांट कुछ सेंटीमीटर का हो गया है और उसे पानी दिया गया है, उसे कहते हैं हम लोग
कोर पीरियड। तो आप कह सकते हैं पोर्शन ऑफ द बेस पीरियड इन विच, आप कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ किसका, बेस पीरियड। तो बेस पीरियड का होता है ये द पोर्शन ऑफ बेस पीरियड व्हेन कोर वाटरिंग मतलब जब प्लांट कुछ सेंटीमीटर का है, इज गिवन इज नॉन एज कोर पीरियड। ठीक है, तो अब आता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, देखा है मैंने कि अरेंज करो आप किसी ऑर्डर पे कि कौन सा पीरियड बड़ा होता है। तो आपको अरेंज करना है, स्टार कर लीजिएगा, आ चुका है। क्रॉप पीरियड बड़ा, देन बेस पीरियड बड़ा, देन आपका कोर पीरियड, ये रिलेशन आता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, क्रॉप पीरियड, देन बेस पीरियड, देन कोर पीरियड। अब यहीं से आता है डेप्थ। कोर डेप्थ क्या होती है, व्हाट इज कोर डेप्थ। कोर डेप्थ क्या होती है, तो कोर डेप्थ मतलब होता है कि जितना पानी आपने खेत में दिया है, जितनी गहराई तक पानी आपने खेत में दिया है ड्यूरिंग कोर वाटरिंग इज नॉन एज कोर डेप्थ। ठीक है ना, मतलब पानी दोगे यहाँ पर, जब कोर वाटरिंग करोगे तो कुछ गहराई तक क्या जाएगा, नमी क्या होगी इसकी, सॉइल पूरी गीली हो जाएगी, तो वो गहराई कहलाती है कोर डेप्थ, है ना। तो ये होता है बेस पीरियड, मतलब कि किसी भी फसल के बेस पीरियड में आप जो पानी दे रहे हैं खेत में, ठीक है, और कैसे दे रहे हैं, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली तौर पे दे रहे हैं, वही कहलाती है इरिगेशन। तो ये बेस पीरियड आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ से ये कोर पीरियड, कोर डेप्थ, कोर वाटरिंग, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड बहुत पूछते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज प्लेयो, तो प्लेयो इरिगेशन क्या होती है, बिफोर सोइंग, मतलब कि बीज बोने के पहले जो पानी देते हैं वो होती प्लेयो इरिगेशन। दूसरी बात यहाँ पर, प्लेयो इरिगेशन को फर्स्ट वाटरिंग में काउंट नहीं करते। अगर कोई आपसे ये कह दे कि फर्स्ट वाटरिंग कौन सी होती है, तो फर्स्ट वाटरिंग वो होती है जब प्लांट कुछ फ्यू सेंटीमीटर का होता है, ना कि वो बीज बोने के पहले। बीज बोने के बाद ही वाटरिंग काउंट होती है, बीज बोने के बाद ही वाटरिंग काउंट होती है, ना कि उससे पहले की वाटरिंग। ओके, अब आपके इसमें एक टर्म आया था रेगुलर इंटरवल। व्हाट इज रेगुलर इंटरवल। अब मैं चाहता कि आप पढ़ते भी हैं इरिगेशन, आप इस डेफिनेशन को पढ़ के आगे निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात है समझना, क्योंकि ये चीज़ें आपको जब आगे मिलती हैं सब्जेक्ट में तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ें अब क्या बोल रहा है। तो बेहतर तरीके से आप पहले ही इन टर्म्स को, डेफिनेशंस को, पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिर सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती है। ओके, अब यहाँ पर वर्ड आता है रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल, अब ये देखिए क्या होता है। एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये बहुत प्रॉपर तरीके से समझा पाएगा आपको। देखिए, मानिए कि ये गहराई है, ये खेत है आपका, जिसकी डेप्थ कितनी है, ये क्या आपकी डेप्थ क्या होता है मीटर में, गहराई किसमें, मीटर में, और ये है सरफेस, खेत का ग्राउंड सरफेस। ठीक है, यहां पर आपकी फसल लगी हुई है, यहां पर आपकी फसल लगी हुई है। ठीक है, और इसकी जड़ें यहां पर, ये ऐसे जड़ें हैं इसकी, किसकी, प्लांट्स की। देखिए, आपने अगर इस पॉइंट पर फर्स्ट वाटरिंग की, फर्स्ट वाटरिंग करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जब प्लांट कुछ सेंटीमीटर का है तो पानी कहां तक भर जाएगा आपका, यहां टॉप तक। मतलब ये जो डेप्थ है इसको आप रूट जोन डेप्थ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रूट मतलब जड़ जहां तक गई है, जोन वो जोन जहां तक जड़ गई है, रूट जोन डेप्थ भी कह सकते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट वाटरिंग करेंगे डियर, तो क्या होगा कि पानी आपका यहां से यहां तक पूरा भर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने वाटरिंग बंद कर दी, आपने ट्यूबवेल, नहर से पानी बंद हो गया, तो क्या होगा, ये वापस इसका डिक्लिनेशन होगा, मतलब ये इस तरह ग्राफ कम हो जाएगा। मतलब क्यों, पानी कम हो जाएगा, फिर से पानी कहाँ, जीरो पे आ जाएगा। भाई पानी भर गया, धीरे धीरे पानी कम क्यों होगा, क्योंकि इसकी पत्तियों से भी पानी क्या होगा, निकल रहा होगा, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं। सरफेस से भी पानी क्या होगा, उड़ रहा होगा, जिसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन मतलब इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है यहाँ से, तो पानी का यूज हो रहा है और प्लांट अपना ग्रोथ कर रहा है ना। जब यहाँ पे पानी प्रोवाइड नहीं करोगे तो आगे की फसल सूख जाएगी आपकी,
तो आप क्या करते हैं, फिर से पानी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, और फिर पानी का लेवल यहाँ तक हो जाता है। फिर ये कम हो जाए इस तरह, यहाँ 0, फिर आपने पानी प्रोवाइड किया तो फिर पानी का लेवल यहाँ तक, फिर इस तरह करते हुए आपने मानिए लास्ट वाटरिंग कर दी। ये क्या आपकी फर्स्ट, ये क्या होगी आपकी लास्ट वाटरिंग। ठीक है, तो आपने देखा कि ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड अपवर्ड, फिर ये डाउनवर्ड आ रहा है, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। ये क्या ग्राफ है, किसका, जो मॉइस्चर, जो पानी का जो नमी है, पानी की जो नमी है सॉइल के अंदर, उसका ग्राफ है। इस पॉइंट पर क्या है, एस की वैल्यू 0, कोई पानी नहीं है। इस पॉइंट में क्या है, एस की वैल्यू 1। लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे ही आप बंद करते हैं तुरंत आपका इवापोट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो पानी कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है। तो एस की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। पानी मतलब पर्याप्त है फसल के लिए, फसल अपना पानी का यूज करेगी और ग्रोथ करेगी। देखिए आप समझिए मेरी बात को, ये जो टाइम है, ये जो डेप्थ है, इसको मैंने बोला D1 डेप्थ, इस वाले को, इसको डेप्थ बोला मैंने D2, इसको बोला मैंने D3, इसको बोला मैंने D4। और फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग का जो टाइम पीरियड है, ये क्या है आपका, बेस पीरियड है ना। बेस पीरियड क्या है, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का बेस पीरियड। और ये डेप्थ क्या है, D1 D2 D3 D4। तो आप देख रहे हैं कि आप फसल को एक नीडेड इंटरवल में पानी दे रहे हैं, है ना। यही है आपका रेगुलर इंटरवल या नीडेड इंटरवल, जब फसल को पानी चाहिए होता है। ओके, अब देखिए, अगर आप D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 को जोड़ देंगे तो क्या कह, समेशन ऑफ डेप्थ कह सकते हैं। सारी डेप्थ को जोड़ दिया आपने, और समेशन ऑफ डेप्थ मतलब कि समेशन ऑफ डेप्थ, या फिर आप कह सकते हैं टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ ड्यूरिंग बेस पीरियड, ड्यूरिंग बेस पीरियड इज नॉन एज, क्या कहते हैं इसको, बहुत फेमस नाम है इरिगेशन का, इज नॉन एज डेल्टा। ठीक है ना। अब डेल्टा क्या होता है, कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। डेल्टा क्या होता है कि बेस पीरियड के टाइम पर, पूरे बेस पीरियड में जितनी डेप्थ में आपने पानी दिया है उनको जोड़ दो तो क्या बनता है आपका, डेल्टा। डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, सप्लाइड या गिवन टू द क्रॉप ड्यूरिंग बेस पीरियड। ठीक है, ये है आपका डेल्टा। और डेल्टा की यूनिट हमेशा किस में होगी, मीटर में। क्यों, क्योंकि डेल्टा क्या है, डेप्थ है, और डेप्थ अगर मीटर में है तो डेल्टा भी मीटर में होगा। तो डेल्टा क्लियर है, बेस पीरियड किस में होगा, डेज में, दिनों में होगा, क्योंकि फसलें आपकी 120 से 130 दिनों में जाती हैं, है ना। तो ये डेज में हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया। एक वर्ड और आता है इसी डेफिनेशन से निकल के, दैट इज ड्यूटी। व्हाट इज ड्यूटी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको डेल्टा क्लियर होगा, रेगुलर इंटरवल क्लियर हो चुका है आपको, और बेस पीरियड। अगर कोई डाउट आता भी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, जो नंबर नीचे दिया हुआ है उसमें आप मुझसे कॉल करके मुझसे डाउट दूर कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर टू द क्रॉप, और इसमें जो दो टर्म आए थे आपके, दैट इज रेगुलर इंटरवल और बेस पीरियड, वो मैंने आपको क्लियर किया। और डेल्टा भी मैंने क्लियर किया आपको कि समेशन ऑफ डेप्थ ड्यूरिंग बेस पीरियड इज नॉन एज डेल्टा। ऑब्जेक्टिव जो मैक्सिमम आता है यहां से, वो आता है रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। तो डेल्टा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दैट इज सिंबल डेल्टा होता है इसका, और ड्यूटी का सिंबल होता है कैपिटल डी, है ना। इसका रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं समझाता हूँ कि ड्यूटी होती क्या है। देखिए, ये है आपकी क्या, आपका खेत जहां पर आपने फसल बोई हुई है, ठीक है ना, जिसका एरिया किसमें है, हेक्टेयर में। कितना होता है हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा हेक्टेयर में लेते हैं, ठीक है, डिजाइन के केस में। ओके, ये क्या है, डेप्थ। तो डेप्थ क्या है, डेल्टा, ये किस में रहेगी, मीटर में। तो ड्यूटी क्या है कि अगर, और सॉरी एक चीज और लिख देता हूं यहां पर, ये क्या आपका बेस पीरियड, मान लीजिए यहां से यहां तक बेस पीरियड, मतलब फसल बोई गई और ये टाइम पूरा क्या है, बेस पीरियड।
तो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक क्यूमेक डिस्चार्ज, एक क्यूमेक मतलब एक क्यूमेक कितना होता है, मतलब क्यूमेक की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम लोग एक क्यूमेक डिस्चार्ज, ठीक है, एक क्यूमेक डिस्चार्ज को थ्रू आउट द बेस पीरियड, पूरे बेस पीरियड के टाइम पर इस खेत पे, इस फील्ड पर अप्लाई करें, तो जितना एरिया इरिगेट होगा, जितना एरिया सिंचाई कर पाएगा, वही इसकी ड्यूटी कहलाएगी। तो ड्यूटी क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किस में रहेगा? मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहेगा, और अगर हम टाइम के साथ, क्योंकि टाइम क्या है, बेस पीरियड का डिवाइड करें तो क्या बनेगा? डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज क्या होगा? क्यूमेक। अगर यहाँ पर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज थ्रू आउट द बेस पीरियड अप्लाई करते हैं खेत में, तो जितना भी एरिया इरिगेट होगा वो क्या होगी? इसकी ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूमेक। समझे मेरी बात? हेक्टेयर पर क्यूमेक मतलब हेक्टेयर क्या? एरिया, एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक डिस्चार्ज। एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक डिस्चार्ज थ्रू आउट द बेस पीरियड इज नॉन एज ड्यूटी। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ड्यूटी की यूनिट क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, अब देखिए इसका रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। ठीक है, जब 8.64 बी अपॉन डी लिखते हैं हम लोग, तो यहां पे आंसर डेल्टा किसमें मिलेगा? मीटर में। किसमें मिलेगा? मीटर में। मीटर में आंसर आएगा। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 864 बी अपॉन डी। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और थोड़ा स्टार कर लो क्योंकि बहुत गलती यही करके आते हो। वहां पर डेप्थ दी होती है सेंटीमीटर में, ड्यूटी निकालने के लिए बोलता है, अप्लाई ये वाला कर देते हैं लोग, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं, कब पॉइंट लगाना कब नहीं लगाना। और दूसरी बात, अगर आपको यहां पर बेस पीरियड तो डेज में रहेगा, चेंज कहाँ हो रहा है? सिर्फ इसमें। अगर यहां पर डेल्टा किस में दिया है? फीट में। किस में दिया है? फिट में। ठीक है, और ड्यूटी जो दी है वो दी है एकड़ पर क्यूमिक, क्योंकि एकड़ भी चलता है कई जगह पर एकड़। तो 1 एकड़, तो एकड़ पर क्यूमिक में दिया ड्यूटी, डेल्टा दिया फिट में, तो रिलेशन क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू बेस पीरियड अपॉन डी। ये जनरली बहुत कम बताते हैं लोग आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डियर ये जो लेक्चर था मेरा आपका, ये लेक्चर सिर्फ इरिगेशन का इंट्रोडक्शन था आपका कि व्हाट इज इरिगेशन, क्यों करते हैं इरिगेशन। ठीक है, और इरिगेशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया आपको कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, डेल्टा ड्यूटी क्या है, इसका रिलेशन। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे, उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्लडिंग है, इरिगेशन एफिशिएंसीज हैं, लेसी क्रेडी, ये प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। और तरीका मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है कि एकदम बेसिक्स उठाओ, ताकि किसी को डाउट की कोई गुंजाइश ही न रह जाए कि क्या होता है ना। अगर डाउट होता भी है तो आप बेहिचक मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आप जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझको, और मुझसे डाउट को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अपने आप दोस्तों को इसके बारे में बताइए। और हम लोग अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स इंदौर में प्रोवाइड करते हैं। भंवरकुआं में हमारा ऑफिस भी है, आप वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को इसको रेफर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।